नमस्कार, जय हिंद। आज जो सीखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान से, जिसमें अपन पहले सही विकल्प देखते हैं। पहला है, क्या सही विकल्प के निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? अच्छा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जो कोई चीज़ एक बार बन गई, दोबारा जैसे मान लो ये चीज़ है, इसको बना लिया, फिर वापस इसी को उसी रूप में ला सकते, इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ, बर्फ से क्या बना सकते हैं? पानी, है ना। और पानी को ठंडा करेंगे तो फिर क्या बन जाएगी? बर्फ। बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी, पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प, और वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी, और पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। तो इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, मतलब उसी रूप में वापस लाने की क्रिया भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब वो कह रहा है कौन सा इसका नहीं है। तो देखो, उबलते पानी से वाष्प, जल वाष्प बनना। जब पानी उबलेगा, जल वाष्प बनेगा, तो फिर उसको वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा। एलपीजी दहन, मतलब अपना गैस सिलेंडर होता है, अगर इसमें गैस अपन जला देंगे तो क्या वापस फिर गैस बनेगी? क्या कभी नहीं बनेगी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर का। अगला देखो कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण होगा, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे ऊष्मा शोषी। मतलब ऊष्मा को क्या कर लिया? उसने शोषण कर लिया है। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक बार वह चीज़ बन गई, दोबारा से वह चीज़ अपन नहीं बना सकते। जैसे दूध, दूध से तुमने दही बना लिया, तो क्या दही से तुम वापस दूध बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते हैं। इसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब वो कह रहा है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो देखो, लोहा में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, क्या लोहे में एक बार जंग लग गए तो क्या वापस लोहा बना सकते? क्या नहीं बना सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। भोजन का पकना, भोजन पक गया तो क्या भोजन को वापस कच्चा बना सकते? क्या नहीं बना सकते हैं। बर्फ का पिघलना, हाँ, बर्फ पिघल जाएगी, पानी पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करेंगे वापस बर्फ बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर का। आगे देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और रासायनिक क्रिया करने के बाद जो चीज बनती है उसे बोलते हैं उत्पाद। जो भाग ले रहा है उसे बोलेंगे अभिकारक, और जो बनेगा उसे बोलेंगे उत्पाद। अगला है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। कि किसके कारण सूखे मेवे सड़ जाएंगे? तो यह इसका आंसर हो जाएगा विकृत गंधता। विकृत गंधता के कारण वो क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। क्योंकि वो देखो, उनमें क्या ताप परिवर्तन तो होगा नहीं, जंग उनमें लगेगी नहीं, है ना। तो विकृत गंधता हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? मतलब अम्ल किस में, सोना और इसमें किस में गल जाता है? तो ये गल जाता है एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है ना। जिसमें क्या होता है, सोना और प्लेटिनियम धातु जो है, सोना ठोस होती है फिर भी उसमें क्या हो जाती है? घुल जाती है, गल जाती है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, आकार में परिवर्तन, ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। देखो, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, क्या होती है? ऊष्मा निकलती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऊष्मा सेपी। क्या बोलेंगे? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया बोलेंगे। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्या है, ये देखो क्या होगा इसमें। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या बोलेंगे? आयनिक। क्या बोलेंगे?
आयनिक। अगला, वे रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। हालांकि ये उत्तर नीचे लिखे हुए देख लेना। क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। और समीकरण हम विज्ञान में बनाते ही है। लोहे की वस्तु को बचाने के लिए क्या करते हैं? उनमें पेंट करते हैं। मतलब लोहे की चीज़ों को पेंट क्यों करते हैं? ताकि उनका क्या हो सके? संरक्षण हो सके, वो बच सके। ऐसे अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे क्या बोलेंगे? वियोजन। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होंगे? उत्पाद छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा तो उनका क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। अब एक शब्द में उत्तर देख लो। उस गैस का नाम क्या है जो पोप ध्वनि से जलती है? कौन सी ध्वनि से जलेगी? पोप ध्वनि से। वो गैस है हाइड्रोजन गैस, है ना। लंबे समय तक न सेवन करने पर सूखे मेवे क्यों सड़ जाते हैं? तो ये सड़ जाएंगे विकृत गंधता के कारण। H2 का योग तथा O2 का हास्य क्या होता है? अपचयन क्रिया। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काली क्यों पड़ जाती है? तो सिल्वर क्लोराइड का क्या होने लग जाता है? अपचयन होने लग जाता है। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या हो जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। उन्हें हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि वह मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। हालांकि ये कोई आईएमपी नहीं है, छोड़ देना। ये प्रश्न आईएमपी तुम्हारे। ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, उत्पाद तो बनेगा ही लेकिन साथ में क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है, उसमें बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। जैसे देखो CH4 मतलब ये क्या है? मीथेन। और मीथेन क्या हो रही है? ऑक्सीजन के साथ जल रही है। दोनों की क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। अब इस क्रिया में क्या बन रही है? एक तो बन रही कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या बना? पानी बना। और साथ में क्या निकली? ऊष्मा। क्या निकली? ऊष्मा। तो इससे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पाद के बाद ऊष्मा निकलती है उसमें बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। अगला है ऊष्माशोषी। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है ना, ऊष्मा क्या हो जाएगी? अवशोषण हो जाएगा, ऊष्मा नहीं बनेगी, उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो Pb मतलब लेड, और इसका क्रिया करके क्या बनाया है? तो इसमें क्या बन गई? ऑक्सीजन बन गई। मतलब इसमें ऊष्मा नहीं बनी तो इसे बोलेंगे ऊष्माशोषी। देखो अगला है कि संवहन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन करो। संवहन, तो संवहन एक मंदन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ये भी ध्यान रखना कौन सी संवहन क्रिया है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है। संवहन में क्या होगा? संवहन कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और क्या निकलेगा? ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला है, देखो ये प्रश्न तुम्हारे लिए IMP भी है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो
तत्व मिलेंगे और एक नया तत्व बनाएंगे, उन्हें बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखो, सी मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। तो देखो अगला क्या है, ये प्रश्न पूछ सकता तुमसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रिया का अपचयन, एक अभिक्रिया का तो क्या होगा अपचयन, तथा दूसरे का क्या होगा, एक अभिक्रिया का तो उपचयन होगा और दूसरी अभिक्रिया का क्या होगा अपचयन होगा। तो इसका तो होगा उपचयन और इसका क्या हो जाएगा अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके समीकरण देख के लेना। अगला है संरक्षण को परिभाषित कीजिए, मतलब संरक्षण के बचाव के दो उदाहरण देना। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी आदि के संपर्क में आती है तब वे संरक्षित हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। और इस क्रिया को क्या कहेंगे संरक्षण। मतलब जब लोहा, कुल मिला के जब लोहा पानी के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे संरक्षण। अब इससे बचाना कैसे, तो लोहे में जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना, चांदी की परत काली पड़ना, ये काय के उदाहरण है, संरक्षण के उदाहरण है। लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, तो सीधा सा है कि लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं पेंट करते हैं, मतलब संरक्षण से बचाने के लिए क्या करते हैं पेंट करते हैं। अगला है कि संतुलन रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसे बोलेंगे समीकरण संतुलन रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एक जैसी होगी, उसे क्या कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें काय नियम याद करना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता है। एक और ये प्रश्न भी देख लो कि विकृति गंधता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ मतलब तेली चीजें, है ना, यानी तेल से जो चीज बनती है उन चीजों, ये चीजें क्या करती है कि वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहेगी तो इन पे कौन सी क्रिया होने शुरू हो जाएगी, उपचय। उपचय होकर अपना स्वाद क्या कर देगी, बदल देगी और विकृत गंध हो जाती है। और इनकी गंध कैसे हो जाएगी, अलग ही गंध आने लग जाएगी और इसे क्या बोलेंगे अपन विकृति गंधता कहते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण अपन चिप्स खाते हैं। तो चिप्स की जब चिप्स वैसे काय में तले हुए रहते हैं, तेल में तले हुए रहते हैं, लेकिन जब हम उसकी थैली को खोलते हैं, मान लो चिप्स की थैली को खोलते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलती है। वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। अब उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हो, ताकि उसमें तेली चीज़ें खराब ना हो, उनकी उपचय की क्रिया उसमें ना हो, इसलिए क्या करते हो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब हम अगले पार्ट से देखते हैं। क्या अगला पार्ट, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल अम्ल कैसे होते हैं, तो अम्ल हमेशा याद रखना, अम्ल कैसे होंगे खट्टे होंगे। क्षार कैसे होंगे, स्वाद में कवड़े होते हैं। अम्ल का उदाहरण क्या होगा, जैसे नींबू हो गया। क्षार का उदाहरण क्या ले सकते हैं, साबुन हो गया, ठीक है। लवण लवण किसे बोलते हैं, जैसे नमक, नमक क्या एक लवण है, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है।
अब हम पार्ट 2 के सही विकल्प देखते हैं। देखो पहला क्या है कि कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, यानी कि जिसमें जल नहीं है। क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब होता है कण, कण वाला होना चाहिए, लेकिन उसमें जल नहीं है। तो किस में जल नहीं है? खाने का सोडा, जो अपना नमक है, नमक में जल नहीं है। अगर नमक में जल मिलेगा तो क्या हो जाएगा? तुरंत घुल जाएगा। पाचन के समय अमाशयी पाचन रसों का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो देखो पीएच मान पहला थोड़ा समझ लो क्या होता है। पीएच मान की खोज किसने की? सोरेनसन ने की, ये ध्यान रखना। तो पीएच उन्होंने एक स्केल बनाई कि जिसका मान अगर 7 है तो वह उदासीन कहलाएगा, और जिसका मान 7 से कम है, मतलब 6 है, 5 है या कुछ भी है, तो वह अम्लीय कहलाएगा। और जिसका मान 7 से ज़्यादा है तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा सारी। क्या कहलाएगा? सारी कहलाएगा, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जब अपने शरीर के अंदर, अमाशय के अंदर पीएच मान होता है, अपने अंदर अमाशय के अंदर क्या होता है? एक बात ध्यान रखना, HCl होता है। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो अम्लीय होता है। तो उस समय इसका मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और इसका सीधा उदाहरण अपन कैसे समझ सकते हैं कि छोटा बच्चा देखा होगा तुमने कि जब वो दूध पीने के बाद क्या कर देता है? उल्टी कर देता है। तो उल्टी कर देता है तो उसका दूध गाढ़ा गाढ़ा का किसकी वजह से हो जाता है? अम्ल की वजह से हो जाता है। यानी दूध में अगर अपन अम्ल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? मतलब कौन ऐसी चीज़ है जो सोने को गला देती है? तो सोने को कौन गला देती है? अम्लराज, है ना। कौन गला देता है? अम्लराज जो है सोने को भी गला देता है, ये ध्यान में रखना है। अगला है कौन प्रकृति में अम्लीय है? किसकी प्रकृति अम्लीय है? तो लाइम जूस की। लाइम जूस की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। क्योंकि रक्त की प्रकृति कैसी होती है? सारी होती है, क्योंकि इसका मान क्या होता है? 7.4 होता है। चूना भी सारी होता है और प्रति अम्ल भी सारी होता है। लाइम जूस याद रख लेना इसमें। बेकिंग सोडा बनाने में प्रयुक्त, अच्छा बेकिंग सोडा मतलब खाना बनाने का सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका एक अवयव सोडियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? NaHCO3, मतलब अपना मीठा सोडा। और दूसरा अवयव क्या होगा? दूसरा अवयव होगा इसका टार्टरिक अम्ल। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे? बेकिंग सोडा। अपचय, अपचय का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं? अपचय, अपचय मतलब अगर कोई किसी का पेट खराब हो जाता है ना, या मान लो उसे खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, तो इसके लिए काय का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं एंडा एंटासिड का इसका प्रयोग करते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होगा? ऑक्सैलिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है अपना नींबू में। किस में होता है? नींबू में। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो अम्ल कैसे होते हैं? तो देखो अम्ल का एक पहला बात तो है कि अम्ल स्वाद में कैसे होना चाहिए? खट्टा होना चाहिए, है ना। और अम्ल को अगर लिटमस पेपर जो आता है उस पर डालते तो वो अपना रंग कैसा देगा? लाल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा नंबर। अम्ल कैसा होना चाहिए? खट्टा होना चाहिए। और अगर लिटमस पेपर पर अगर नींबू की बूंद अपन डाल देते हैं नीले लिटमस पेपर पे, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। पीएच स्केल की प्रसार है, मतलब पीएच स्केल कहाँ तक होती है? तो देखो ये होती है 0 से कहाँ तक होगी? 14 तक। और 7 नंबर पे क्या होता है? इसका मान उदासीन होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो सारी। और इसकी कहाँ से चलती है? 0 से लगाकर 14 तक चलती है। पीएच मान की खोज, पीएच स्केल किसने बनाई? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी अपने को काटती है तो कौन सा अम्ल होता है?
तो अम्ल है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं तो बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में का प्रयोग करेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अच्छा, धोने का सोडा क्या होता है? अपना जो सर्फ होता है, सर्फ बोलते हैं अपन जिससे कपड़े धोते हैं, उस सर्फ में कौन सा सोडा होता है? सोडियम कार्बोनेट। वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ये सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कौन होता है? अपना मीठा सोडा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल ना। एसिटिक अम्ल की वजह से सिरका क्या होता है? खट्टा होता है। अगला देखो, साकी पौधे, साकी पौधे मतलब सब्जी बनाने वाले पौधे, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो साके पौधे में कौन सा अम्ल होगा? मेथेनोइक। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल होता है। कठोर जल को मृदु बनाना है। कठोर जल मतलब ऐसा जल जिससे अपन कपड़े नहीं धो सकते, या जो जल जिसमें अपन झाग नहीं बनता, उसे बोलते हैं कठोर जल। तो अगर उसे मृदु बनाना है, मृदु जल बनाना है, तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? तो उसमें अपने को मिलाना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलाएंगे? तो उसमें क्या मिलाएंगे? सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलाना है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है अपना सर्प। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सर्प। सर्प मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मृदु बन जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? देखो, कठोर जल को अगर मृदु बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? सोडियम कार्बोनेट। तो वो जल कैसा हो जाएगा? मृदु हो जाएगा। मतलब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सर्प होता है जिससे अपन कपड़े धोते हैं भाई। अगला है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से भी क्या होता है? कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। और अपनी भाषा में उसे बोलते हैं तो मीठा सोडा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। मतलब ये कैसा होता है? उदासीन होता है। अब जोड़ी देख लो कि खट्टे दूध है ना, खट्टे दूध या दही। खट्टे दूध में क्या होगा? तो खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में, चींटी जो काटती है उनके डंक में कौन सा क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। नींबू के रस का पीएच मान क्या है? तो नींबू के रस का पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान क्या है? तो इसका मान 7 से क्या है? अधिक है। 7 से अधिक है मतलब ये कैसा है? सारी है। सारक क्या होते हैं? तो सारक का क्या होंगे? ये जल में घुलनशील है। सारक जो है वो जल में घुल जाते हैं, जैसे सर्प या साबुन। साबुन जल में घुल जाता है, मतलब ये कैसा है? सारक है। एक ये प्रश्न थोड़ा देख लो कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? धातु के अम्ल से क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो ये कौन सी आवाज़ के साथ जलेगी? फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलेगी। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अगला देखो कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन होता है? तो अम्ल का अम्लीय विलयन
हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन। इसलिए विद्युत का क्या है? वाहक होता है। इसलिए इस कारण से यह विद्युत का चालन कहलाता है। अगला है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने का सोडा क्या होता है? जिससे अपन कपड़े धोते हैं। सर्फ जो होता है वो अपना धोने का सोडा, और बेकिंग सोडा मतलब खाना पकाते समय जो मीठा सोडा डालते हैं वो बेकिंग सोडा होगा। तो धोने का सोडे का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उपयोग में होता है। और इसका उपयोग काय में करते हैं? घरों की साफ सफाई के लिए धोने का सोडे का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडे का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इसका उपयोग बेकरी मतलब जैसे अपने ठोस या ब्रेड आते हैं या डबल रोटी आती है ना, इनमें प्रयोग करेंगे। और कहाँ प्रयोग करेंगे? अम्ल अग्निशामक क्या होती है? जैसे आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए जो अपन फायर ब्रिगेडर बुलाते हैं, अग्निशामक जो बुलाते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एक ये प्रश्न कर लेना कि बेकिंग पाउडर और धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे। तो बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। जबकि सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। बेकिंग पाउडर जो है वो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। ये कौन करता है? बेकिंग पाउडर। धावन सोडा क्या करता है? धावन सोडा कोई गैस नहीं देता है, जबकि इसका क्रिस्टलन जल निकल जाता है। ये दोनों अंतर याद कर लेना। अगला है कि धातु एवं अधातु, है ना। तो धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, इनका देख लेते हैं। पहले देखते हैं धात्विक चमक। तो धातु में क्या होती है? धात्विक चमक होती है, और अधातु में धात्विक चमक नहीं होती। कठोर धातु कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते। केवल अपवाद क्या है इसका? हीरा इसका एक अपवाद होता है ना। अगाध वर्ध और तन्यता। तो धातु में अगाध वर्ध और तन्यता पाई जाती है, और ये कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं, मतलब इनमें अगाध वर्ध और तन्यता नहीं पाई जाती। अगर इन्हें पीटेंगे तो ये टूट जाएगी, जबकि धातु को पीटते हैं तो पतली होती जाती है। तन्यता मतलब किसी को पतला करना, यानी तार बनाने का गुण। तन्यता मतलब तार बनाने का गुण। तो तन्यता प्रदर्शित करते हैं, और सबसे ज़्यादा तन्यता किस में होती है? सोने में। और यह तन्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं। चालन मतलब करंट आना या ऊष्मा आती है, मतलब गर्म होना। तो इसमें ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, और ये सभी क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। केवल ग्रेफाइट ही है जो क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। अवस्था, ये कौन सी अवस्था में रहेंगे? तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। केवल एक अपवाद है इनका, पारा, यानी पारा धातु होते हुए भी क्या है? द्रव अवस्था में रहता है। और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रहते हैं। घनत्व, ये उच्च घनत्व के होते हैं, और हीरा ये कम घनत्व के होते हैं, है ना। क्वथनांक और घनत्व। क्वथनांक मतलब गर्म होना, तो इनका घनत्व अधिक होता है, और इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। ये मेन पॉइंट थे जो अपन याद। अब हम पार्ट 3 से सही विकल्प देखने का प्रयास करते हैं। पहला सही विकल्प क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। मतलब धातुओं के द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो धातु विद्युत की संचालन मतलब विद्युत मतलब करंट आता है, ध्वनि आती है, तन्यता मतलब जिसे पतला किया जा सकता है, लेकिन चमक, उसमें चमकहीनता का गुण नहीं होता है। तो धातु हमेशा क्या होती है? चमकीली होती है। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर चांदी की वस्तु काली पड़ जाती है। किसके कारण काली पड़ जाएगी?
तो काली पड़ेगी, सिल्वर ऑक्साइड के कारण वो काली पड़ जाती। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। देखो अधातु में वैसे चमक नहीं होती है, लेकिन वो कह रहा है कि कौन से अधातु भी है जो चमकीली है, तो हो जाएगी आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो कौन सी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, कौन सी उभयधर्मी, तो होते हैं एल्यूमिनियम। अगला है कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है, तो होते हैं अमलगम्य। कौन सी अधातु द्रव होती है। अधातु हमेशा क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रहती है, लेकिन द्रव ही अवस्था में कौन सी धातु होती है, तो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। क्या है 7वां नंबर का कि जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करता है, तो गैस है हाइड्रोजन गैस। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब है खालिस्तान। खालिस्तान में क्या है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए करते हैं। मतलब किस विद्युत तार का उपयोग वेल्डिंग में करेंगे, तो सोल्डर का। यहाँ देख लेना कौन सी धातु का है, सोल्डर धातु का उपयोग वेल्डिंग में करते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है। मतलब लंबे समय तक अगर लोहे को खुले में छोड़ देंगे तो भूरे रंग की परत जम जाएगी। किसके कारण होगी, तो होगी आयरन ऑक्साइड के कारण। मतलब जंग लगेगी किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक धातु को मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे मिश्र धातु। जैसे पित्तल, तो पित्तल कैसे बना हुआ है, तांबा और जिंक। पित्तल बना हुआ है तांबा और जिंक दोनों से मिलकर क्या बनता है, पित्तल। दोनों पित्तल का एक मिश्र धातु है। इस तरह से आगे कि वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोला जाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सही जोड़ी देख लो कि सभी धातुएं कैसे होती है, विद्युत की चालक। मतलब सभी धातुओं में क्या आता है, करंट आता है। एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम धातु में क्या होता है, एनोडीकरण की क्रिया होती है। सोडियम को किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगर मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगी। कार्बन अधातु है, तो कार्बन कैसी है, अपरूपता पाई जाती है। मतलब कार्बन में के कौन कौन से अप्रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये कार्बन के अप्रूप होते हैं। तो इन्हें भी अपने को ध्यान में रखना है। अब है एक शब्द में उत्तर देना। तो किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। देखो धातु किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में, है ना। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो एक ऐसी धातु है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो कौन सी धातु है, तो उस धातु का नाम है पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करेंगे। तो कौन ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती है, तो एक तो होता है सोडियम और एक है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो तेजी से अभिक्रिया करते हैं। अगला है कि एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो देखो इनका अनुपात क्या होता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का कितना अनुपात होगा, 3। और नाइट्रिक अम्ल, किसका अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का 1। मतलब इनका अनुपात होता है 3:1 के अनुपात में होता है। ये अपने को ध्यान में रखना। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो यहाँ लिखा हुआ देखो कि अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है।
अमलगम का एक उदाहरण क्या है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो जस्ते की परत चढ़ाते हैं उससे क्या बोलते हैं? अमलगम। मतलब अपने जैसे कोई भी लोहे की चीज़ है तो उसके ऊपर अपन ऑयल पेंट करते हैं, तो ऑयल पेंट का क्या होती है? जिंक की, मतलब जस्ते की परत चढ़ाते हैं ताकि वो लोहा खराब नहीं हो, उस पर जंग नहीं लगे। ये प्रश्न आईएमपी प्रश्न है। क्या है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं के कोई दो भेद लिखना है। धातु और अधातु। धातु कैसे होती है? धातु में उपापचय होती है। धातु में क्या होता है? अपचय का गुण होता है और अधातु में उपापचय का गुण होता है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातु के कैसे होते हैं? अम्लीय या उदासीन होते हैं। ये अम्लों से अभिक्रिया करके प्राय क्या बनाती है? हाइड्रोजन बनाती है। और ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, और ये अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? हाइड्रोजन। ये विद्युत धनात्मक तत्व बनाती है और ये क्या बनाती है? ऋणात्मक तत्व। तो इनके अंतर याद कर लेना, जो कि आईएमपी है। अगला देखो क्या है, इनका कारण बताना है कि प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं? मतलब सोने चांदी के ही क्यों आभूषण बनाते हैं? तो ये प्लेटिनम सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती है, मतलब इनका संसारण नहीं होता है। संसारण मतलब ये नष्ट नहीं होती है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। मतलब इन पे जंग इतनी जल्दी नहीं लगती और ख़राब नहीं होती है। अगला है कि पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? ये प्रश्न थोड़ा आईएमपी है। तो देखो, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम अति क्रियाशील धातु है, मतलब ये जल्दी क्रिया करती है और वायुमंडल की आर्द्रता मतलब नमी से भी कर सकते हैं, अतः इन्हें बचाने के लिए इनको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। कुल मिला के क्या लिखना है कि सोडियम और पोटेशियम क्या है? अत्यधिक क्रियाशील धातु होने के कारण इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला देखो कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात मतलब लोहे की मिश्र धातु का नहीं। तो तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालक होता है। तांबा क्या है? इस्पात से अधिक ऊष्मा का क्या चालक, मतलब तांबा जो है जल्दी गर्म हो जाता है, इस्पात मतलब लोहे की तुलना में। इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग करते हैं, इस्पात का नहीं। मतलब तांबा क्या है? जल्दी गर्म हो जाएगा और इस्पात जो है देर से गर्म होता है, इसलिए तांबा का प्रयोग गर्म जल का टैंक बनाने में करते हैं। अब धातु अधातु में और अंतर देख सकते हैं। देखो, चमक, तो धातु में क्या होती है? चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। कठोरता, धातु कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती, यानी भंगुर होती है। इनमें आघातवर्ध्य मतलब पतला करने, जिनको पीट पीट के अपन पतला कर सकते हैं, जैसे सोना चांदी, मतलब इनमें आघातवर्ध्य कितना कैसा होता है? ज़्यादा होता है। और ये कैसी होती है? भंगुर होती है। तन्यता मतलब तार बनाने का गुण, तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातु में तन्यता गुण नहीं बनाया पाया जाता, क्योंकि इससे तार नहीं बना सकते। चालकता मतलब ये ऊष्मा और विद्युत की क्या है? सुचालक, मतलब धातु में क्या आता है? करंट आता है। और ये कैसे होते हैं? कुचालक, मतलब इनमें करंट नहीं आता है। अवस्था, धातु कैसे अवस्था में होती है? ठोस, केवल पारा धातु है जो द्रवावस्था में रहेगी। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। घनत्व, इनका उच्च घनत्व होता है, केवल पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम का निम्न घनत्व है और इनका कम घनत्व होता है, लेकिन हीरे का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। क्वथनांक और घनत्व, मतलब क्वथनांक मतलब गर्म होना, तो ये इनका क्वथनांक कैसा होता है? अधिक होता है और इसका क्वथनांक कम होता है, ये इनका अंतर याद कर। अगला प्रश्न है कि धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण क्या है? तो इनके भौतिक गुण याद रखना है। ये क्या होता है? ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, सुचालक मतलब जिसमें करंट आता है या लाइट आती है। ये आघात वर्धिनी होती है। आघात वर्धिनी मतलब जिसे अपन पीट कर पतला कर सकते हैं, जैसे सोना या चांदी।
सोना या चांदी को पीटकर पतला कर सकते हैं, तो इसमें अगाध वर्धनीयता होती है। ये कठोर होती है ना, और ये ध्वनिक होती है, मतलब इनमें क्या होता है, अगर इन्हें बजाएंगे तो ध्वनि या उत्पन्न होती है। ये भी थोड़ा याद कर लेना, IMP है। अगला अपना पार्ट 6 है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में देखो अपन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सीख लेते हैं। श्वसन, श्वसन का कैसे कहते हैं, तो सांस लेने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राणी खाद्य अणुओं, यानी कि जो भी भोजन है, खाद्य अणुओं को ऑक्सीकृत करके कोशिकाओं के लिए ऊर्जा पैदा करता है। मतलब श्वसन में क्या करेगा, आदमी सांस लेगा और खाद्य अणुओं का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करके वो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा पैदा करेगा। किसमें, श्वसन में। और सांस लेने के फलस्वरूप क्या बनेगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसलिए इन्हें बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। ये अपने को ध्यान में रखना। और क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखो एक और है कि सांस लेने वाली क्रिया, अगर हम सांस लेंगे, है ना, तो सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उच्छ्वास, मतलब इंस्पिरेशन। और सांस को अगर बाहर निकालेंगे यानी सांस छोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे निःश्वसन, एक्सपीरेशन कहते हैं। और मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 15 से 17 बार। यह भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला है कि श्वास और श्वसन में अंतर बता। तो श्वासन, श्वासन क्या होता है, यह एक भौतिक क्रिया है, और श्वसन कैसी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। इसमें श्वसन मार्ग तथा फेफड़े निहित है, मतलब श्वसन मार्ग और क्या होते हैं, फेफड़े। और यह प्रत्येक कोशिका भित्ति, मतलब श्वसन किस में होगा, कोशिका में होगा, और ये किस में होगा, श्वसन मार्ग और फेफड़े में होता है। इसमें वायु का अंत श्वसन और बाह्य श्वसन, मतलब इसमें वायु अंदर लेना और बाहर निकाली जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का विमोचन होता है। ये अपने को ध्यान में रखना, IMP पॉइंट है। कभी तुमसे पूछ ले कि रक्त समूह की खोज किसने की, तो रक्त समूह की खोज की है किसने की, लैंडस्टीनर ने। और इसने मनुष्य के शरीर में कितने समूह बताए, रक्त के 4 समूह बताए। एक तो है AB, AB और O। अब देखो इनमें क्या होता है, ये देख लो। ए वाला क्या करेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वह किसको रक्त दे सकता है, ए और बी दोनों को रक्त दे सकता है। और किन से रक्त ले सकता है, ए और ओ से ले सकता है। तो एक बात और ध्यान रखना कि ओ ग्रुप वाला जो होता है, ये सभी ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, सभी को खून दे सकता है, ठीक है। और ए बी जो है, ए बी ग्रुप वाला जो है, सभी से खून क्या कर सकता है, ले सकता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो ए वाला किसको खून देगा, ए और बी को खून दे सकता है, और किससे लेगा, केवल ए और ओ से। बी वाला किससे खून दे सकता है, बी वाले को और ए बी को खून दे सकता है, और बी और ओ वाले से खून ले सकता है। ए बी वाला किससे खून देगा, ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को ही खून देगा, लेकिन किससे ले सकता है, ये ए से भी लेगा, बी से, ओ से, और ए बी वाले सभी से खून ले सकता है। इसलिए ए बी को क्या बोला गया है, सर्वग्राही कहा गया है। ओ वाला क्या करेगा, ए वाले, बी, ओ और ए बी चारों को खून क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन ये किससे लेगा, केवल ओ वाले से खून लेता है। तो ओ वाले को बोला जाता है सर्वदाता, और ए बी वाले को बोला जाता है सर्वग्राही। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब हम इस पाठ के कुछ खाली सही विकल्प देखते हैं। देखो, वसा को वसीय अम्ल में कौन परिवर्तित करेगा, तो वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है लाइपेज। अच्छा, वसा क्या होती है, जो भी अपन तेल या घी खाते हैं तो उसमें क्या होती है, वसा। तो उसका पाचन कौन करता है, उसे वसीय अम्ल में कौन बदलता है, लाइपेज। श्वसन, मैंने अभी ऊपर बताया, श्वसन काय में होगा, कोशिका के अंदर होता है ना। और इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो इसमें अपचयन की क्रिया होती है। यदि लार में लार एंजाइम का अभाव हो जाता है, मतलब लार में लार
एजाई एमाइजेस का अभाव हो जाता है तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो क्या होगा इससे? तो स्टार्च का शुगर में विघटन, स्टार्च काय में विघटन होने लग जाएगी? शुगर में। अगला, अमाशय का आंतरिक स्तर स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो देखो, अपना अमाशय जो होता है, जैसे अपना यह अमाशय होता है, एक ऐसी संरचना होती है अपने शरीर के अंदर जो क्या होती है? अमाशय कहलाती है। यानी कि यहाँ से भोजन आता है और यहाँ ये अमाशय होता है। तो अमाशय के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, मतलब HCl पाया जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अमाशय के अंदर के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा के लिए किसके द्वारा की जाती है? तो म्यूकस के द्वारा की जाती है। चलो, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो कौन प्राप्त करता है? शुद्रांत। शुद्रांत कौन होता है? छोटी आंत को शुद्रांत कहते हैं। अगला है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? शुद्रांत। शुद्रांत को या लिख देना, छोटी आंत भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? छोटी आंत। और छोटी आंत को क्या बोला जाता है? शुद्रांत। तो सबसे ज़्यादा भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है? शुद्रांत में। अगला, चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। तो इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च जानते हैं क्या होता है? जैसे अपन आलू को काटते हैं, तो आलू को काटने पर अपन देखते हैं कि एक सफ़ेद सफ़ेद उस छुरी के ऊपर बन जाता है, वही क्या होता है? स्टार्च होता है ना। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? मतलब हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? तो कौन रोकता है? तो वो रोकते हैं हृदय में वाल्व। मतलब देखो, अपना हृदय जो है, अपने हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं? 4 वाल्व पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से अपने हृदय की संरचना होती है और इसमें 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है आलिंद, दायां अनिलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। और इसमें क्या पाए जाते हैं? वाल पाए जाते हैं। बहुत सारे कहते हैं ना कि इसके तो वाल खराब हो गया है। वाल मतलब दरवाजा है ना। तो दरवाजा क्या करते हैं? रक्त को वापस नहीं आने देते हैं। आगे, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो देखो, क्रिकेट का खिलाड़ी खेलेगा तो उसके क्या होगा कि उसकी हड्डियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और लैक्टिक अम्ल की वजह से वो थकावट महसूस करेगा और वह थक जाता है। ठीक है, खाली स्थान है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन काय में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एक बात ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या बिजली घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन, ग्लूकोज का किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन क्या कहलाएगा? तो वायवीय श्वसन है ना। तो विघटन क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाएगा? वायुवीय श्वसन कहलाता है। ये देख लो थोड़ा बहुत, वैसे कोई IMP तो नहीं है। पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा एथेनॉल। क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा। पायरुवेट का ऑक्सीजन के अभाव में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद क्या बनेगा?
तो इसमें अंतिम उत्पाद बनेगा लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। पाइरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगा। अगला है कि जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। तो जल में रहने वाले जो जीव है वो कैसे श्वसन का प्रयोग करेंगे? तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होगा, यानी घुली हुई ऑक्सीजन से कैसे प्रयोग करेंगे? वो घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे। अगला है कि मनुष्य शरीर में गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। तो देखो, मनुष्य के शरीर में कौन गैसों के विनिमय के लिए सतह उपलब्ध कराती है? तो कुप्पिका है। कौन उपलब्ध कराती है? कुप्पिका। और ये क्या में पाई जाती है? फेफड़े के अंदर पाई जाती है। मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए होता है, ये थोड़ा एमपी है, कर लेना इसको। मतलब अपने शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? पूरे शरीर में कौन ऑक्सीजन ले जाएगा? तो वो ले जाता है हीमोग्लोबिन। कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन ले जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना। सरीसृप जंतु में प्रकोष्ठी हृदय पाया जाता है। तो देखो, सरीसृप मतलब सांप, इनमें हृदय कितने भाग में बटा हुआ रहता है? तो 3 भाग में। और अपने शरीर में हृदय कितने कोष्ठों में बटता है? 4 कोष्ठों में। ये भी ध्यान रखना कि कोशिका भित्ति और लचीली होती है। तो किसकी कोशिका भित्ति मोटी और लचीली होती है? तो देखो, अपने शरीर के अंदर जो धमनियाँ होती है, क्या होती है? धमनियाँ। अच्छा, धमनियाँ कहाँ होती है? तो देख लो, जो हृदय, यानी ये हृदय है, और इस हृदय से खून को अपने पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करती है? धमनियाँ करती है। तो इन धमनियों की जो ये दीवारें होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है और लचीली होती है। और पूरे शरीर से खून हृदय में कौन लाता है? तो ये लाती है शिराएं। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा धमनियाँ में कपाट पाए जाते हैं। तो कपाट किस में पाए जाते हैं? तो कपाट पाए जाएंगे धमनियों में। कपाट क्या होते हैं? मतलब धमनिया में जो है, जैसे धमनी है, ये नसें अपने धमनी मतलब अपने शरीर में जो नसें होती है वो, तो इनके बीच में ऐसे कपाट पाए जाते हैं ताकि खून रुक रुक के चले, जिससे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बने और अपना शरीर जो है, खून जो है वो पूरे शरीर में फैलता रहे। अत्यधिक स्त्राव की दशा में रक्त का थक्का जमा कर अनुसंरक्षण करता है। मतलब अगर अपना शरीर कहीं चोट लग जाती है और खून ज़्यादा बहता है तो उसे कौन रोकता है? तो उसे रोकता है प्लेटलेट्स। पादपों में जल का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो देखो, ये थोड़ा एमपी भी है, एक तो ये और एक ये। पादपों में जल का संवहन मतलब देखो, ये पेड़ है और पेड़ की ये जड़ें हैं। तो जड़ें से पानी को पूरे पेड़ पर कौन ले जाएगा? तो ये ले जाती है जाइलम। कौन ले जाती है? जाइलम। और पेड़ जो भोजन बनाएगा, जैसे पत्ती जो भोजन बनाएगी, तो उस भोजन को पूरे पेड़ के अंदर कौन फैलाता है? तो वो भोजन को फैलाने का काम कौन करता है? फलोएम। कौन करता है? फलोएम है ना। तो जाइलम क्या करता है? जड़ से पानी को पूरे पेड़ तक में फैलाएगा और भोजन को फैलाने का काम कौन करता है? फलोएम करता है। तो इसका आंसर तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। और इसका भोजन का सेवन कौन करेगा? तो भोजन का सेवन करेगा फलोएम, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो किसके रूप में प्राप्त होगी? ऑक्सीजन अपने को किसके रूप में प्राप्त होती है? जल के रूप में। मतलब जल वाष्प के रूप में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? प्राप्त होती है। जोड़ी देख लो, पित्तरस। अब देखो, पित्तरस कहाँ होता है? तो अपना जो पाचन तंत्र होता है, जैसे ऐसा पाचन तंत्र होता है ना,
और ये मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। ये तो अमाशय, और इस अमाशय के पास क्या होता है, एक लीवर होता है, और लीवर के पास ही एक छोटी सी थैली होती है जिसे बोलते हैं पित्ताशय, और इस पित्ताशय में क्या होता है, पीतरस इकट्ठा रहता है। पीतरस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर द्वारा करते हैं, यकृत द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो पीतरस, तो पीतरस कहाँ इकट्ठा रहेगा, पित्ताशय में, है ना। ट्रिप्सन, ट्रिप्सन क्या काम करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। लीवर, लीवर काय का निर्माण करता है, यूरिया का। यूरिया क्या होता है, यूरिया का निर्माण अपने लीवर में होता है, जो एक हानिकारक पदार्थ होता है जिसे किडनी द्वारा छान कर अलग कर देंगे और यूरिन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लाइपेज, लाइपेज क्या होता है, तो लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ होता है, अग्नाशय में। कहाँ होता है, अग्नाशय। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आदमी को डायबिटीज़ यानी शक्कर की बीमारी हो जाती है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब एक शब्द में उत्तर दीजिए, देखो। प्रोटीन, प्रोटीन कैसे बना हुआ होता है, अमीनो अम्ल, मतलब 20 अमीनो अम्ल मिलेंगे और काय का निर्माण होता है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन कैसे बना हुआ होता है, अमीनो अम्ल से। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहते हैं, आईएमपी प्रश्न जो पूछ सकता है कि कोशिका का ऊर्जाग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ये प्रक्रम कहलाते हैं। ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। नाइट्रोजन क्या होता है, जैसे देखो अपन पौधों को खाद देते हैं, यूरिया खाद। कौन सा खाद डालते हैं, यूरिया। तो यूरिया खाद क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यूरिया खाद के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और पौधे उसको किसके रूप में ग्रहण करेंगे, नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, ये ध्यान में रखना। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज। अच्छा, एमाइलेज एंजाइम कहाँ होता है, अपने मुंह में जो लार होती है, इस लार के अंदर ही एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो भोजन को तोड़ने का काम करता है और स्टार्च का पाचन करता है। अगला, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। देखो, अपनों ने खाना खाया, खाने के बाद मान लो पानी पी लिया, है ना, तो पानी का अवशोषण कौन करेगा, तो पानी का अवशोषण करती है बड़ी आंत। कौन करता है, बड़ी आंत। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम क्या है, एटीपी। किसका नाम है, ऊर्जा मुद्रा का, एटीपी। अच्छा, एटीपी कहाँ पाई जाती है, तो एटीपी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाई जाती है, एटीपी पाई जाती है, और इस एटीपी को क्या कहता है, ऊर्जा मुद्रा। वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता। अच्छा, वर्णक काय में पाए जाते हैं, तो वर्णक कौन होता है, क्लोरोफिल। हिंदी में इसे लिखा जाता है तो हरित लवक, हरित लवक। अच्छा, ये पाया जाता है अपना पेड़ पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है, और इससे हरित लवक यानी क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं, और पेड़ पौधे क्लोरोफिल के कारण ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और अपना भोजन बनाते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो देखो, मुंह में स्थित लार ग्रंथि से लाल निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना और लसलिसा बनाती है, जिससे वह भोजन नली में आसानी से नीचे चला जाता है। यानी भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, तो लार क्या करेगी, भोजन को चबाने में मदद करेगी, उसे चिकना बनाएगी ताकि वो निगलने में आसानी हो सके। और क्या है, देखो, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो मंड मतलब स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा
शर्करा मतलब शुगर, जैसे मीठी चीज़ें हो मीट में, शर्करा के सरल अणुओं में विघटित कर देता है। ये ध्यान में रखना है। अभी आईएमपी प्रश्न है ये कि जाइलम और फ्लोरियम के पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो जाइलम मैंने पहले बताया ऊपर कि जाइलम पदार्थों के जड़ों द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा मृदा मतलब मिट्टी से अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, जाइलम मतलब पेड़ की जड़ों से, जैसे पेड़ है उस पेड़ की जड़ों से पानी और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। और फ्लोरियम क्या करता है, पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ मतलब भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। यह एमपी प्रश्न है, कर लेना इसको। अगला, हमारे शरीर में अम्ल की भूमिका क्या है। अम्ल, अभी मैंने बताया था हमारे शरीर में अम्ल कहाँ होता है, अमाशय में पाया जाता है। तो हमारे अमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। मतलब भोजन के साथ में जो भी कीटाणु आ जाते हैं उनको नष्ट कौन करता है, अम्ल करता है। तथा माध्यम मतलब उस भोजन को कैसा बनाएगा, अम्लीय बना देगा, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या करेगा, सहायक करेगा, उसकी मदद करेगा पेप्सिन एंजाइम। अच्छा, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होता है। चलो छोड़ दो, आगे क्या, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल में और प्रोटीन को अम्लीय अम्ल में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। चलो देख लो कैसे करना है इसको। पहले क्या करेगा, अम्ल क्या काम करेगा, जो अमाशय में पाया जाएगा, यह हानिकारक कीटाणु को नष्ट करेगा। ठीक है, भोजन को कैसा बना देगा, अम्लीय बना देगा, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होगा। ठीक है, और ये क्या काम करे, यहाँ से लिख लेना। ये भोजन ग्लूकोज को कायम बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट को कायम बदलेगा ग्लूकोज में। जैसे हम ग्लूकोज खाते हैं ना, यानी मीठी चीज़, शक्कर भी खाए तो उसमें क्या है, ग्लूकोज है। तो कार्बोहाइड्रेट को कायम बदलेगा ग्लूकोज में, वसा को कायम बदलेगा वसीय अम्ल में, और प्रोटीन को कायम बदलेगा अमीनो अम्ल में। कौन बदलेगा, अम्ल। और अम्ल कौन सा पाया जाता है, HCl, उसका नाम भी याद रखना, HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोराइड। ये प्रश्न भी है, IMP हो सकता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, तो डॉक्टर बोल देगा कि तुम्हारे खून की कमी हो गई है ना। तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन अपने शरीर में, देखो, शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन क्षमता को प्रभावित करता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो डॉक्टर बोल देगा कि तुम्हें एनीमिया रोग हो गया है, या एनीमिया की बीमारी हो गई है, और अपने को हरे पत्तेदार सब्जियों खाने की सलाह दे देता है। तो क्या लिखना है, देखो, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा, एक तो ये बीमारी का नाम जरूर लिखना कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगला IMP प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए। प्रश्न पूछेगा ये है। तो प्रकाश संश्लेषण एक कैसी क्रिया है, उपापचय क्रिया है। इसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम मतलब क्लोरोफार्म नहीं, क्लोरोप्लास्ट है ना, यानी कि हरित लवक की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। कैसे याद करना है इसको, देख लो।
कि प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं। तो लिखना है इसमें कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जल दोनों से क्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन का निर्माण करेगा और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या और अपना भोजन बनाते हैं। तो कैसे लिखना है, कैसे और याद करना है इसे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इसके लिए काय का प्रयोग करेंगे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, मतलब अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। और इसके समीकरण लिख देना, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, ये ग्लूकोज बन जाएगा और ये ऑक्सीजन बन जाएगा और पानी वाष्प के रूप में निकल जाएगा। अगला है उत्सर्जन का महत्व लिखिए, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। उत्सर्जन का मतलब अपने शरीर से कोई हानिकारक पदार्थ बाहर निकालना। तो सजीवों के शरीर में उपापचय क्रियाएं निरंतर होती रहती है, इससे विभिन्न उपयोगी पदार्थों का निर्माण होता है। कोशिकाओं एवं ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि वर्ज्य पदार्थों को शरीर के लिए अनुपयोगी होता है। चलो ये तो क्या प्रभाव बता रहा है, देखो उत्सर्जन का क्या लिखना, उत्सर्जन का मतलब क्या है। तो उत्सर्जन में लिखना कि जीवों के शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाती है। ये मेन बात लिख, देखो शरीर से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अगर ये शरीर के अंदर रहेगा तो इनका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, इसलिए इन्हें बाहर निकालना पड़ता है। ये बात मेन लिख देना, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है। तो देखो पहले तो ये ध्यान रखना कि अमीबा कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है और अमीबा पे क्या होता है, उंगली का संरचना के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है, उंगली का संरचना के माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इन संरचनाओं से चिपक जाते हैं, ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिकाएं बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन, चलो छोड़ो इतना, तो क्या करना है, पहले तो लिखना कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और जिसमें अस्थायी उंगली का संरचना पाई जाती है। ये क्या करेगी, ये भोजन के कणों से क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी और उसे चारों ओर से क्या कर लेगी, घेर लेगी और इस प्रकार ये अपना भोजन प्राप्त करती है। देखो इसके चित्र देख सकते हैं, ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब देखो ये भोजन है तो ये अपना आकार कैसे भी बदल सकता है, धीरे धीरे इसको क्या कर रहा है, ये अंदर लेते चला जाएगा और अंदर ले लेगा और इस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न है कि पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है। तो वाष्पोत्सर्जन मतलब पौधे से क्या करना, पानी को वाष्प के रूप में निकालना। तो देखो क्या होता है, इसके द्वारा पौधे में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, इससे पौधे में जल का नियमन होता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन क्या है कि पौधे द्वारा अतिरिक्त जल को क्या किया जाएगा, वाष्प के रूप में निकाल दिया जाएगा। यह पौधे में एक खिंचाव पैदा करता है, इससे जड़ें मृदा से लवण मतलब नमक और जल को अवशोषित करके पौधे के ऊपरी भागों में पत्तियों तक प्रेषित करेगा। तो देखो वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन से
अतिरिक्त जल क्या करेगा, अतिरिक्त जल का क्या कर देगा, पेड़ उत्सर्जन कर देगा। अब उत्सर्जन करने के बाद क्या होगा, उन पत्तियों में खिंचाव उत्पन्न होगा और खिंचाव उत्पन्न होने के कारण मृदा जड़ें जो है वो क्या करेगी, मृदा मृदा मतलब मिट्टी से क्या करेगी, खनिज लवण और जल का अवशोषण करेगी। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन के दो महत्व है। अगला प्रश्न देखिए कि धमनियों की तुलना में शिराओं में पतली दीवारें क्यों होती है। धमनी की तुलना में शिराओं में पतली दीवारें क्यों होती है। देखो पहले मैंने बताया कि हृदय से खून पूरे शरीर में कौन लाएगा, धमनियाँ, है ना। और धमनियों में जो खून आता है वो स्पीड से आता है, तेज गति से आता है। और शरीर से खून हृदय में कौन ले जाता है, तो शरीर से खून कौन ले जाएगी, शिराएं ले जाएगी। एक बात तो ध्यान रखना। अब देखो धमनियों में रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है। मतलब हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में किससे, अधिक दाब के कारण होता है। जबकि शिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है। मतलब शिरा क्या करेगी, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ लाएगी, रक्त में इकट्ठा करेगी। इसमें कोई अधिक दाब नहीं होता है, इसलिए शिराओं की दीवारें धमनी की अपेक्षा पतली होती है। अगला है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो देखो वायवीय श्वसन क्या होता है, ये वायु का यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अवायवीय किसकी अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगी इसमें। यह क्रिया कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यह केवल किस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। और इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, मतलब पूरा पाचन नहीं होता है। इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है, मतलब इसमें अंत में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनता है। एल्कोहल मतलब शराब की तरह होता है जो एल्कोहल बनता है। अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है। यह किस में होती है, अधिकांश जीवों में होती है। और यह क्रिया बहुत ही कम जीवों में होती है। तो ये अंतर अपने को ध्यान में रख लेना है। और कुछ आईएमपी प्रश्न है जो तुम्हें देख लेना कि धमनी और शिरा में 4 अंतर, ये पूछ सकता तुमसे। तो पहला क्या है, धमनी के लिए क्या लिखेंगे कि धमनी जो है हृदय से खून को शरीर के विभिन्न भागों तक लाती है। और शिरा क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों से खून को कहाँ लाएगी, हृदय की ओर लाएगी। पहला अंतर तो ये। दूसरा क्या है कि धमनी की दीवारें कैसी होती है, पतली होती है ना। और शिरा की दीवारें कैसी हो, नहीं अभी अपनों ने ऊपर पढ़ा ना, देखो। तो धमनी की दीवारें कैसी होगी, तो धमनी की दीवारें जो है मोटी होती, ये ध्यान रखना, मोटी होगी। अगर मोटी नहीं होगी क्योंकि इनमें रक्त क्या होता है, तेज गति से बहता है, इसलिए दीवारें मोटी होगी। और शिराओं की दीवारें कैसी होगी, पतली होगी। कैसी होगी, पतली होगी। और क्या हो सकता है, धमनी में हृदय जो खून जो है वो तेज गति से बहता है, तेज गति से बहता है। और शिराओं में खून जो है कम गति से बहता है। और क्या हो सकता है, धमनी में कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कपाट। और शिराओं में कपाट नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनके 4-5 अंतर याद कर लेना, आईएमपी प्रश्न है। अगला है कि रुधिर के 4 कार्य। रुधिर मतलब खून के क्या काम है, तो खून का पहला काम है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम खून करता है, रुधिर करता है, रक्त करता है। दूसरा, रक्त के अंदर क्या होती है, WBC पाई जाती है जो शरीर के अंदर आने वाले हानिकारक कीटाणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है। तीसरा, खून और क्या काम करता है,
तो खून जो है हमारे शरीर में एक तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा, ये लिख देना। ठीक है। और क्या हो सकता है कि चोट लगने पर चोट लग जाएगी, तो चोट लगने पर रुधिर क्या करेगा, वहाँ रक्त का क्या बना देता है, थक्का जम जाता है, और इस वजह से वो घाव गहरा नहीं हो पाएगा, है ना। इस तरह से इसके कार्य और लिख देना है। अगला पार्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, वेरी आईएमपी प्रश्न, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या लिखोगे इसका, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एटीपी पाया जाता है, जो क्या करेगा, जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी पाया जाता है, जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है, और ऊर्जा के निर्माण करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस कहते हैं। आईएमपी प्रश्न है, याद कर लेना। ये तीनों प्रश्न आईएमपी, इनको एक बार अच्छी तरह से देख लेना। अगला है कि देखो, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये किस में होता है, ईस्ट में। तुमसे प्रश्न पूछ सकता है कि मुकुलन की क्रिया किस में होती है, ईस्ट में। अगला कि कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका। पराकोश में होते हैं, पराकोश काय में होते हैं, पराकण में। अच्छा, ये काय में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलेंगे, निषेचन करते हैं। अंडक का अग्र भाग क्या कहलाएगा, वृत्तिकाग्र कहलाता है, ये पौधे में पाया जाता है, ध्यान रखना। मानव में निषेचन कहाँ पाया जाता है, अंडवाहिनी में पाया जाता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। बीजांड निर्माण होता है, मतलब पौधे में जो बीजांड जो है, इससे क्या बनता है, तो पौधे में बीजांड से बनता है बीज, और अंडाशय से पौधे में क्या बनता है, फल बनता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अगला है अपना खालिस्तान। खालिस्तान में क्या है कि यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका अगर पर होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे स्वपरागकण, स्वपरागकण करेंगे, स्वपरागण। अगला है कि जब पुकेसर में, जब पुष्प मतलब फूल में पुकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे एक लिंगी। क्या बोलेंगे, तो उसे कहा जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। अगला देखो, यदि पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पर परागण। क्या कहलाएगी, तो इसे अपन बोलेंगे पर परागण। मतलब एक का मतलब परागकण क्या हुआ, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में चले गए, एक फूल से दूसरे पुष्प में चले गए, तो उसे बोलेंगे पर परागण। अगला, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण, मतलब ये बीज है, और बीज से जैसे अपने जमीन में डालते हैं, तो इससे एक जड़ जो निकलती है, तो इसे जड़ को क्या बोलेंगे, इस जड़ को बोलेंगे मूलांकर। क्या बोलेंगे, मूलांकर कहते हैं। आगे इन सभी खाली स्थान तुम देख सकते हो, इनके आंसर, है ना, और पढ़ लेना। 8वां देख लो कि भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो कौन सी संरचना से, प्लेसेंटा नामक, प्लेसेंटा से बच्चे को क्या मिलता है,
माँ के शरीर से पोषण मिलता है, ये अपने को ध्यान में रखना। बाकी खाली स्थान तुम पढ़ लेना। अगला है सही जोड़ी, है ना। तो सही जोड़ी में मिला रहा हूँ, तो देखो क्या होगा इसका। कॉपर्टी, कॉपर्टी का ये हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, तो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। ये काय में पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा वृषण कोश, इसमें प्लेसेंटा मादा में। और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं। ये जोड़ी मैंने मिला दी है, इसको याद कर लेना। अगला है एक शब्द में उत्तर दीजिए। सजीव में होने वाले समान आकृति के नए जीवों को उत्पन्न करना, मतलब अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करने को क्या बोलेंगे, जनन। लैंगिक प्रजनन से क्या बनता है, युग्मक, है ना, जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है। पौधे के वृद्धि के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है, तो ऑक्जेनोमीटर। अच्छा, ऑक्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि को नापा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। ये दोनों प्रश्न पढ़ लो, इनके उत्तर दे रखे हैं ना। ये और कुछ प्रश्न है जिनको एक शब्द में उत्तर देना है। ये प्रश्न क्या है कि प्रजनन किसे कहते हैं, तो प्रजनन का अर्थ क्या है, अपने समान संतति, अपने समान बच्चों को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। संतति मतलब बच्चे। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण क्या है, तो बायोफिल्म, है ना। आगे कुछ प्रश्न एक शब्द में जिन्हें तुम्हें पढ़ लेना है। डीएनए, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का नाम भी पूछता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल किसका नाम है, डीएनए। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर। ये भी अब तुम्हें ध्यान में रखना है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि को क्या बोलते हैं, मुकुलन, है ना। हाइड्रा कौन सा, एक कोशिकीय जीव होता है, छोटा सा जंतु जो पानी में पाया जाता है। अगला क्या प्रश्न कि डीएनए की प्रवृत्ति का प्रजनन में क्या महत्व है, या लैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका है, किसकी, डीएनए की। तो इसका आंसर देखो, कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिख देना कि डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुण का संदेश होता है। यानी आनुवंशिक गुण क्या है, जैसे माता पिता के गुण किस में जाते हैं, संतान में जाते हैं, उन्हें बोलते हैं आनुवंशिक गुण, जो जनक को संतति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, है ना। अतः जनक की मूल घटना डीएनए की प्रवृत्ति बनाती है, इसलिए जनन के लिए डीएनए की प्रवृत्ति बनाए रखना है। मेन बात क्या याद रखना है इसमें, कि डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक की संतति पीढ़ी दर पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं, ये याद रख लेना। ये प्रश्न आईएमपी है। कौन सा, परागण और निषेचन। देखो, परागण और निषेचन, इनमें दो अंतर बताना। तो परागण में परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। नर मादा जनन इकाई के मिलने को क्या बोलेंगे, निषेचन। परागण के लिए बाह्य साधनों जैसे वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है ना। और इनके लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये शरीर के अंदर होती है घटना। यह एक बाह्य क्रिया है ना, और यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। इनका एक और पॉइंट है, तुम पढ़ लेना। ये सारे इनके पॉइंट है अंतर वाले, इनको याद कर लेना।
परागण क्या है, तो ये कितने प्रकार का होता है। तो देखो परागण की क्रिया किस में होती है, तो परागण की क्रिया पुष्प में होती है, फूल के अंदर होती है। तो यह क्रिया इसमें पुकेसर का परागकोश से परागण उसी पुष्प के या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरने को क्या बोलेंगे, परागण कहलाता है। अब इसमें पूछ सकता है कि स्वपरागण मतलब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे बोलेंगे स्वपरागण। और जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं उसे बोलते हैं पर परागण। इनका डिफरेंस भी याद करना है कि स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर है, यहाँ दे रखा है, याद कर लेना। ठीक है, एक बार पढ़ लो इनको अच्छे से। ये भी अंतर पूछा जाता है। अगला पार्ट हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। इसमें सबसे पहले ये प्रश्न क्या है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है ना। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का क्या बोलेंगे, परावर्तन। कैसे समझेंगे, देखो इसके नीचे दे रखा है, ये यहाँ से प्रकाश की क्या आई है, किरण आई है और कांच से टकराकर वापस चली गई है। तो यह प्रकाश का जब क्या होगा, एक माध्यम से आकर उसी माध्यम में वापस चला जाना परावर्तन कहलाएगा। अब अपवर्तन क्या होता है देख लो कि प्रकाश किरण का एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कैसे, देखो ये एक माध्यम है, मान लो ये पानी है और यहाँ बाहर से अपनों ने कोई भी किरण आई तो ये क्या होगा, ये थोड़ी सी किरण क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो प्रकाश का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर थोड़ा सा मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, और इसके कारण अपने को क्या दिखाई देता है, अपन बाल्टी के अंदर, पानी की बाल्टी के अंदर सिक्का डालो तो सिक्का क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। परावर्तनीय नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है, देखो ये कोण और ये कोण, इन दोनों का कोण क्या होगा हमेशा, ये कोण और ये कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। आगे क्या है इसमें, आपतन कोण परावर्तन के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तन किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये दिया हुआ है तो मेन पॉइंट तो ये याद कर लेना। देखो ये प्रश्न भी बना के पूछ सकते हैं तुम्हें कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे। तो जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी, मतलब जब प्रकाश की किरण वायु से अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों का क्या अनुपात, ये क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अनुपात कहलाता है, जिसे इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे वायु की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और नीचे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एवं पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनकी चालों का अनुपात ये क्या कहलाएगा, सापेक्ष माध्यम। मतलब एक माध्यम में चाल से दूसरे माध्यम में चाल, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब इसके सही विकल्प देखते हैं
कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन उपयुक्त नहीं है? मिट्टी। लेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, कांच चाहिए और प्लास्टिक चाहिए, मिट्टी नहीं चाहिए। किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बिंब से बड़ा होता है? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुवों तथा फोकस के मध्य होनी चाहिए। ये याद कर लेना। ये प्रश्न पूछ सकता है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो वाहन के अगर अपन साइड से पीछे देखना है तो कौन सा दर्पण है? उसमें अवतल दर्पण है। जो अपन साइड देखने का या पीछे देखने का जो कांच लगाते हैं मोटरसाइकिल या वाहन पर, तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगला है, हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं किससे? दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से। इनका उत्तर देख सकते हो। लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी है? तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। कुछ खाली स्थान देख लो। क्या है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी कितनी? आधी। उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होनी चाहिए? आधी होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी, है ना। सघन माध्यम मतलब जैसे पानी से किरण कहाँ आ रही है? हवा में आ रही है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। आगे, दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो किस में बनता है? अवतल दर्पण में। वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनता है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन में से एक से कम होता है। चलो ठीक। अगला है, लेंस सदैव छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन बनाता है सीधा? अवतल। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। जैसे प्रकाश यहाँ से टकराया और सीधा ऐसे निकल गया तो क्या होगा? ये परावर्तन होगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? जैसे देखो, ये आपतन कोण यहाँ कितने, ये यहाँ जो जितने डिग्री का कोण बनता है परावर्तन के बाद उतने डिग्री का कोण बनाएगा। तो दोनों कोण कैसे होता है? बराबर। दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। देखो अगला क्या है कि वस्तु को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। अगर तुमसे पूछे कि दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये दर्पण का सूत्र है जो याद करना है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब पर सीधा और आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो कौन बनाता है? अवतल दर्पण। अगला है जोड़ी। जोड़ी में ये जरूर याद रखना, डायऑक्टर। डायऑक्टर से क्या करते हैं? लेंस की क्षमता ज्ञात करते हैं। प्रश्न तुमसे पूछेगा कि लेंस की क्षमता किससे ज्ञात करते हैं? तो डायऑक्टर से ज्ञात करते हैं। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस की आकृति क्या है? बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। देखो उत्तल लेंस की आकृति कैसी होती है? ऐसी आकृति उत्तल लेंस की बनती है। ये बीच में से मोटा रहेगा और किनारों पर कैसा होगा? पतला होगा। अगला, अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। कैसे होती है? ऋणात्मक। मतलब इसमें चश्मा लगता है तो माइनस वाला चश्मा लगता है। समतल दर्पण। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? चेहरा देखने के लिए। मतलब अपना कांच जो होता है चेहरा देखने के लिए, वो समतल दर्पण होता है।
एक रेखीय पथ, एक रेखीय पथ किसका होता है? तो एक रेखीय पथ होता है प्रकाश किरण का। परावर्तन पृष्ठीय गोला, ये किसका है? तो ये गोली दर्पण का। हालांकि ये कोई एमपी नहीं है, ये दोनों तो खास, ये तीनों कर लेना तुम तो, है ना, ये चारों कर लेना ऊपर वाले। अगला है कि गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण के प्रकार बताइए। तो वे दर्पण जिनका परावर्तन तल गोली हो उन्हें गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। दर्पण मतलब कांच, है ना। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसके कथन से क्या तात्पर्य है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका कथन का अपवर्तनांक है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है? 2.42 है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो देखो, ये प्रश्न भी पूछ सकता है लेंस की क्षमता। तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को विचलित करने या मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब लेंस पर जो भी प्रकाश आ रहा है उसको मोड़ने की क्षमता को क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि मीटर में लेंस की फोकस दूरी एफ हो तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? पी बराबर 1/f डायोप्टर होता है। तो ये भी बात ध्यान रखना कि लेंस की क्षमता काय में नापते हैं? डायपोटर में। अंतर तो जरूर याद करना, एमपी होता है अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताओ। तो वास्तविक क्या होते हैं कि इनमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। वास्तविक परिवर्तन प्रतिबिंब क्या है कि इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलेगी। और आभासी प्रतिबिंब में क्या है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ने पर किसी एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है। इसमें एक बिंदु पर मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी, लेकिन इसमें एक बिंदु पर मिलेगी। यह सदैव उल्टे बनते। वास्तविक कैसे बनेंगे? ये पॉइंट याद रख लेना कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर। और इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये दर्पण के सामने बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? दर्पण के सामने। और ये कहाँ बनेंगे? दर्पण के पीछे बनते। ये चारों अंतर याद कर लेना। प्रकाश का परावर्तन का क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगला तुम है, ये कभी पूछ ले कि स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल ने क्या नियम दिया कि जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर तिरछी प्रति आपतित होती है तो आपतन कोण की जया साइन आई तथा आपतन कोण की जया साइन आर का अनुपात नियत होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे स्नेल का अपवर्तनांक नियम कहते हैं। ये ध्यान रख लेना इसका नियम और पढ़ लेना। समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की कोई दो विशेषता बताना है। तो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा और वस्तु के आकार का बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। प्रतिबिंब के पार्श्व परिवर्तित होते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु जितनी दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी से बनता है।